के सह प्रायोजक हैं New Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. नमस्कार। प्रॉपर्टी बाजार में एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए मुद्दे के साथ। आज प्रॉपर्टी बाजार में हम बात करेंगे नोएडा में चल रही सीलिंग की। वेल प्लान्ड सिटी में सीलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इस सीलिंग से लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पर आज हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही अगले 1 घंटे आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि कहां निवेश करना आपके लिए होगा फायदे का सौदा। साथ ही निवेश संबंधी तमाम सलाह भी आपको देंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो अगले 1 घंटे आप देखिए हमारे साथ प्रॉपर्टी बाजार। और साथ ही अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपके तमाम सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे प्रॉपर्टी की खास हेडलाइंस पर। नोएडा में बैंकों के लिए प्लॉटों का ड्रॉ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई सबसे महंगी बोली, 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से ऊपर की बोली लगाकर सेक्टर 75 में लिया प्लॉट। नोएडा के सेक्टर 19 के बैंकों को मिली 6 हफ्ते की मोहलत। बैंकों की सील खुलने के बाद बैंकों को शिफ्ट करने की कवायद में जुटे बैंक। फर्जी कॉलोनियों के मामले में डीडीए ने लोकायुक्त को सौंपी रिपोर्ट। लोकायुक्त जांच कर सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। गुड़गांव के एजेएस बिल्डर, प्रमोटर एंड डेवलपर पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। ब्याज समेत रकम लौटाने और मानसिक प्रताड़ना के लिए 50,000 का जुर्माना। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा का डेवलपमेंट प्लान्ड सिटी के नाम से किया गया था, लेकिन अब नोएडा में सीलिंग का डंडा चलने के बाद इस प्लानिंग की पोल खुलती नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का सिलसिला अब जल्द शुरू होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग 6 हफ्तों के लिए टली है। वेल प्लान्ड सिटी के नाम से डेवलप होने वाले नोएडा में भी सीलिंग का डंडा चलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार से ही नोएडा अथॉरिटी ने शहर में सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के इस कदम से रेजिडेंशियल सेक्टरों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को रोक लग सकेगी। हालांकि सीलिंग के दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए 1 दिन के अंदर ही सील की गई बैंकों को खोलने का आदेश दे दिया। हालांकि सीलिंग से आम लोगों को वक्ती तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके सामने अपना परिवार चलाने और रोजी रोटी कमाने जैसे कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं सेक्टरों में कमर्शियल गतिविधियों की वजह से लोगों को शोर शराबे और जाम की समस्याओं से अब जूझना नहीं पड़ेगा। अथॉरिटी के इस कदम से नोएडा के रेजिडेंशियल इलाकों में किराए का घर ढूंढ रहे लोगों को घर मिलने का मौका मिल सकता है। रेंटल सेगमेंट के साथ साथ सेल के लिए भी रेजिडेंशियल यूनिट्स बढ़ने की उम्मीद है। नोएडा के सभी सेक्टरों में बैंक जितने यूनिट्स में चल रहे थे, उतने एरिया की डिमांड आमतौर पर कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स या बड़े सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए रहती है। नोएडा में इन पॉश इलाकों के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में यूनिट्स की कमी हमेशा से ही रहती है। हालांकि भवन स्वामियों को जितना किराया बैंक्स, कोचिंग संस्था या ऐसे ही दूसरे कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वाले जितना किराया देते थे, उतना नहीं मिल पाएगा। अथॉरिटी के इस अभियान से अतिक्रमण हटाने, बंद नालियों को खोलने, लीज डीड का उल्लंघन कर भवन निर्माण करने के खिलाफ भी मुहिम चलाने की प्रतिबद्धता सामने आएगी। नोएडा शहर को साल 1976 में बसाते वक्त सेक्टर 1 से सेक्टर 12 तक की प्लानिंग की गई, लेकिन आए दिन लगने वाले जाम और पार्किंग की बढ़ती समस्याओं ने नोएडा की प्लानिंग की सारी पोल खोल कर रख दी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नोएडा को अगर प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया है, तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कमर्शियल गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्पेस क्यों नहीं दिया गया, जिससे रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों को आम जरूरत की सारी चीजें घर के पास ही मुहैया हो जाए। साथ ही सीलिंग के बाद बैंक्स और हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सुविधाओं के हट जाने से लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल टीवी। जी हाँ, तो प्रॉपर्टी बाजार में आज टॉपिक हमने उठाया है नोएडा में जो सीलिंग होने वाली है। फिलहाल भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 6 हफ्तों का ब्रेक लगा है सीलिंग में, लेकिन इसके बाद सीलिंग का जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से शुरू होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कितना फायदा कितना नुकसान आम आदमी का होने वाला है, और साथ ही आपके सवाल भी हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अनिल कोहली जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में।
इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अमित जी लाजपत नगर दिल्ली से इस वक्त जुड़े हैं। अमित जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरे को हमने नोएडा एक्सटेंशन में एक 3 BHK यूनिट बुक करी थी संस्कृति नाम के प्रोजेक्ट पे, जो प्लॉट सेक्टर 1 में है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में। तो मेरे को मतलब अभी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ रुका ही हुआ है नोएडा एक्सटेंशन में। उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी नहीं होगी, और ये बिल्डर जो है अर्थकॉन का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से है जी, और वहाँ पे अप्रिसिएशन कितना मिल सकता है, कब तक मिल सकता है। आपने बिल्डर का नाम क्या बताया है? अर्थकॉन इंफ्राटेक। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नोएडा एक्सटेंशन एक महत्वाकांक्षी योजना रही है नोएडा अथॉरिटी की। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं रियल एस्टेट में। जब भी आप एंटर करते हैं, आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये प्रोडक्ट 3 साल में तैयार होता है और 3 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लिहाजा आप इन उतार चढ़ावों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मतलब फॉलो करना होता है, और इस प्रोसेस की वजह से कभी अगर कोई दिक्कत भी आती है तो उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी डेवलपर के ऊपर होती है। अब जहाँ तक बात आती है आपके अप्रिसिएशन की, देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं उसके बाद अप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आ भी रहा है तो ये डेवलपर का मतलब डेवलपर को ये इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि या तो वो आपको कहीं और एकोमोडेट करेगा या आपका पैसा विद ब्याज के आपको वापस करेगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी, देखिए, डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी अपनी जगह है, पर उसके साथ साथ अथॉरिटी ने जब उन्हें प्लॉट अलॉट किया है तो ऑब्वियसली उनसे कुछ कमिटमेंट्स लेके किया है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर यह ज़रूर है कि हाँ, जब आप इन्वेस्ट करते हैं या जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बेटर रहता है किसी ऐसे डेवलपर के साथ जाए जिसकी की मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो, जिसने पहले कुछ डिलीवर किया, तो वो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है। बिल्कुल, और यही सवाल अमित, जैसे सवाल ही कई निवेशक पूछ रहे हैं जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से सभी स्केप्टिकल हैं कि पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पोजीशन मिल पाएगा या नहीं। हमारे साथ एक कॉलर, एक SMS हमें आया है, प्रदीप जी का हमें SMS सोनीपत से आया है। इनका सवाल है कि GTM ग्रीन सोनीपत में इन्होंने पैसा लगाया, पूरा पैसा ये दे चुके हैं, लेकिन अब तक वहां से कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला है। देखिए, हम किसी प्रोजेक्ट कंसर्न के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि यदि किसी डेवलपर के यहाँ आपने पैसा लगाया है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि साइट पे जाके देखें कि हो क्या रहा है। यदि साइट पे काम चल रहा है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, लेकिन यदि साइट पर ही काम नहीं चल रहा तो आपको डेवलपर से इंटरेक्ट करना चाहिए राइटिंग में। और यदि उसके बाद भी बात नहीं बनती तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जा सकते हैं, और आपके पास सारे इख्तियारात हैं। बीइंग अ कंज्यूमर आप वो उन इख्तियारात का, उन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपके लिए सलाह यही है कि अगर कोई भी परेशानी आपको लगती है डेवलपर के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अनुज जी, एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। नोएडा में सीलिंग, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बसाने की बात हुई थी तो बात ये कही गई थी कि वेल प्लान्ड होगी ये सिटी। तो जब कोई सिटी वेल प्लान्ड के नाम से शुरू होती है, उसका काम शुरू होता है, तो फिर उसमें जब सीलिंग की जरूरत पड़ती है या सीलिंग शुरू होती है तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है उसकी प्लानिंग पर। मेरे ख्याल से शायद हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग हट के शायद बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्लानिंग का पार्ट था तो आज सीलिंग की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये प्लानिंग का पार्ट नहीं था। हम अनफॉर्चुनेटली हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां हमें मना किया जाता है हम वहीं वो काम ज़्यादा करते हैं। कहा जाए नो पार्किंग तो वहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क होंगी, कहा जाए रेजिडेंशियल तो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी हम क्रिएट कर देते हैं। इसमें अथॉरिटी की तरफ से कभी भी अप्रूव्ड नहीं था ये, नंबर 1। लेकिन अथॉरिटी इस पॉइंट पे डेफिनेटली गलत है कि उसने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस नोएडा शहर को एक मॉडल शहर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ जहां पर प्लान की गई है उसे वहीं पर आने दिया जाए। अब देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। अभी आपकी रिपोर्ट बता रही थी कि लोगों को परेशानी होगी, बिल्कुल सही है। शायद आपको अपने घर से उठ करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर किसी कमर्शियल प्लेस पे जाना पड़ेगा, लेकिन फायदे कितने हैं। आप नॉइज पोल्यूशन से बच गए, आप मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी से बच गए, रेजिडेंशियल के लिए और प्रॉपर्टी बाजार में आ गई। जो ट्रैफिक जैम्स आपके यहाँ होते हैं, आज भी अगर आप अपने घर से और बगल के बैंक में कार लेके जाते हैं तो आपको 15 मिनट लग जाते हैं उस
ट्रैफिक को मैसअप को काउंटर करने के लिए। तो अब अगर ये कमर्शियल स्पेस में चले जाते हैं जी, तो निश्चित रूप से ये कस्टमर का फायदा ही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नोएडा वासियों से, प्लीज अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्लान्ड ही रहने दें, उसकी प्लानिंग खराब ना करें, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब इसकी प्लानिंग को ही ठीक करने के लिए सीलिंग का डंडा भी चल रहा है, प्रॉपर्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश जी हमारे साथ इस वक्त हरियाणा से हैं, और साथ ही कमलेश जी भी हमारे साथ दिल्ली सरोजनी नगर से जुड़े हैं। रमेश जी का सवाल हम पहले लेंगे। जी रमेश जी, सवाल पूछें अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा मैडम, मेरा सवाल है कि मैं जो जीटी रोड के ऊपर जो कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं। जी। अच्छा मैडम, जो जीटी रोड पे एक अंसल एपीआई का प्रोजेक्ट है सुशांत सिटी, उसका क्या भविष्य है? जी। ये आप NH1 की बात कर रहे हैं रमेश जी? NH1 की बात कर रहे हैं। अंसल सुशांत लोक की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अंसल एपीआई का है। हाँ बिल्कुल सर, आपने लास्ट कब चेक किया था? मैंने लास्ट अभी 2 दिन पहले गया था मैं वहाँ पर। हाँ, तो आपने ये पता किया था कि आज से 1-1.5 साल पहले वहाँ प्राइस क्या थे और आज प्राइस क्या है? हाँ जी, वहाँ पर 1-1.5 साल पहले वहाँ प्राइस थे 8,000 रुपए जी, रीसेल में थे प्लॉट जी। और आज वहाँ पर है 12 से लेकर 15,000 रुपए तक है। क्या अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है रमेश जी? नहीं, मैं ये वो मार्केट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। उस मार्केट में प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा उछाल आया हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और अंसल एक बहुत क्रेडिबल बिल्डर है, आपको निश्चित रूप से अपना मन बना लेना चाहिए, आपको फायदा होगा। बिल्कुल फायदा आपको होगा रमेश जी। और ज़्यादातर अनिल जी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों को लगता है कि दिन दुना और जो रात है वो चौगुना बनना चाहिए, इसीलिए जो उनकी इच्छाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती रहती है। ऐसा था कि जब ये देखिए, कोई भी जब नई चीज बाजार में आती है तो उसमें वाकई इसी तरीके के रिटर्न्स होते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स रहे हों, बड़े महंगे थे आज बहुत सस्ते हो गए। इसी तरह प्रॉपर्टी में भी ओवरनाइट अचीवमेंट्स लोगों को मिले, लेकिन हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जिस चीज में स्पेकुलेशन इतना हाई होगा वहां पर लॉसेस भी उतने हाई होंगे। लोगों ने रिसेशन देखा, लोगों ने अपने पैसे डूबते हुए देखे। तो रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी इतना छोटा सोच के ना चलें। 6 महीने से साल भर का एक पीरियड अपने दिमाग में लेकर चलें। एक कट ऑफ बेंचमार्क बनाएं। आपने आज 1,000 रुपए लगाए, आप ये मान के चलिए मेरे 1,400 हो गए, मैं बेच दूंगा। उसके बाद चाहे वो 10,000 का हो जाए। जिस दिन आप इस तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कभी नुकसान में नहीं होंगे। चलिए एक कॉलर और हम ले लेते हैं। कमलेश जी हमारे साथ सरोजनी नगर दिल्ली से हैं। कमलेश जी, सवाल पूछिए अपना। थैंक यू मैडम, ऐसा है TDI सिटी कुंडली में हमने 6 साल पहले एक प्लॉट लिया था के ब्लॉक में 250 गज का जी। तो उसका अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, तो उसके बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं। हमको रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको 6 साल में पोजीशन नहीं मिला है तो आपको डेवलपर से इंटरेक्शन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से डेवलपर को राइटिंग में कम्युनिकेट कीजिए और उसके जवाब लीजिए। अगर उसके बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो अभी आपको रास्ते बताए गए थे, उनमें से कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी निश्चित रूप से रखने वाली है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने 6 साल पहले जो रेट लिया होगा वो 7,000-8,000 रुपए गज लिया होगा। आज वहां मिनिमम रेट 15 से 20,000 रुपए का है, तो आपकी प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट हो ही चुकी है। तो कोशिश कीजिए कि संवादों से बात बन जाए, आपको फायदा रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा ये खास कार्यक्रम जारी है। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ एक और खास गेस्ट हमारे जुड़ेंगे, जो कि VP मार्केटिंग है राहेजा डेवलपर के, हरेंद्र ढलन जी हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रॉपर्टी बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जहां हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब। अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, हरेंद्र ढलन जी, जो कि VP मार्केटिंग है राहेजा डेवलपर्स में। वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आपका भी बहुत स्वागत है सर हमारे इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने अगली कॉलर। हमारे साथ कविता जी इस वक्त सोनीपत से जुड़ गई हैं। कविता जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, मेरे दो सवाल हैं। एक, मुझे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मेरा बजट 35 लाख के करीब है, तो क्या एरिया मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा? कहाँ मुझे मिल सकती है जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आए, रेडी टू मूव इन फ्लैट हो,
तो भी चले, अब दो ज़्यादा प्रेफर्ड है, दिल्ली हो एनसीआर में कौन सा एरिया है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि सोनीपत से आगे जो बेल्ट है वहाँ पर रहेजा अंचल के जो बिल्डर्स फ्लैट हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है? जी हरिन जी, आप आंसर कर दीजिए इनका जो क्वेश्चन है। जी 35 लाख रुपए का अगर आप बजट लेके चल रही हैं तो फरीदाबाद का जो नहर पार का एरिया है वहाँ पे कई ऐसे बिल्डर्स हैं जैसे कि ओमैक्स है, बीपीटीपी है और भी कई नामी डेवलपर्स हैं, केएलजी है। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। 2 बेडरूम का आपको 35 लाख के अंदर वहाँ पे आ जाएगा। और फरीदाबाद का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सप्रेस्ड रहा है एनसीआर के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्राइस रियलाइजेशन, बट अब बदरपुर का जो फ्लाईओवर बन गया है और ओवरऑल जो डेवलपमेंट की जा रही है यहाँ पे नहर पार एरिया के अंदर और सेक्टर रोड्स के ऊपर भी अब हुडा का आश्वासन आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अब बेटर होने जा रहा है यहाँ पे। तो मेरे अनुमान से फरीदाबाद के अंदर निवेश सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन एक दूसरा विकल्प ग्रेटर नोएडा भी है और ग्रेटर नोएडा का थोड़ा सा भी आप इलेक्शंस की वेट कर लीजिए, पॉलिटिकली क्लाइमेट थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, वहाँ पे भी अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए कविता जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, रमेश जी इस वक्त पानीपत से हैं। रमेश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा सेक्टर 45 हुडा में प्लाट पड़ा 250 यार्ड्स का जी, तो मैं इसका फ्यूचर पूछना चाहता हूँ कि इसको रिटेन करूँ कि इसको सेल करके कहीं और प्रॉपर्टी लूँ? जी अनिल जी। देखिए आपका प्लॉट पानीपत में है ना? नहीं जी, हुड्डा फरीदाबाद। हुड्डा फरीदाबाद। मेरे ख्याल से मतलब आपने लास्ट कब प्राइसेस चेक किए थे अपनी प्रॉपर्टी के? एनीवे, आपने अगर आप एक बार अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस चेक कीजिए, मेरे ख्याल से इस समय ये ऑप्टिमम पर है। अगर इस समय आप इसमें एग्जिट करते हैं आपको बेस्ट बेनिफिट है। अगर आप में रिटेनिंग कैपेसिटी है तो जैसा कि अभी मेरे मित्र ने भी बताया कि फरीदाबाद में बहुत डेवलपमेंट होने जा रही है, हुडा के सेक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। यदि आप रिटेन कर सकते हैं थोड़े समय के लिए तो और रिटेन कीजिए, एप्रिसिएशन और बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो बेटर रहेगा कि आप किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में जाएं, वहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट करें, आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर सेफ है और एप्रिशिएटिंग है, दैट इज़ फॉर श्योर। बिल्कुल, तो आपका जो अप्रिसिएशन रेट है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपके लिए यही सलाह है कि आप अगर उसे रिटेन कर सकते हैं तो रिटेन ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जावेद जी हैं गुड़गांव से, अगले दर्शक। जावेद जी सवाल पूछें अपना। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैं टोंक रोड जयपुर में चाकसू में प्लॉट लेना चाहता हूँ 200 गज का, उसका भविष्य क्या होगा? जी क्या भविष्य होगा? टोंक रोड जयपुर और अजमेर रोड और साथ में आपका जो जयपुर के बाकी एरियाज़ हैं जो कि सिटी के हैं जैसे कि सी स्कीम, मालवीय नगर और बाकी जो एरियाज़ हैं उनमें से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अजमेर रोड और टोंक रोड के ऊपर ही मेन डेवलपमेंट इस टाइम पे हो रही है। और टोंक रोड के ऊपर तो काफ़ी सारी इस टाइम पे प्राइवेट टाउनशिप्स डेवलप की जा रही हैं, प्राइवेट बिल्डर्स की, इंडिपेंडेंट फ्लोर अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स सारे ही निकाले जा रहे हैं वहाँ पे। पर तकरीबन 5,000 से लेके 15,000 रुपये गज़ के हिसाब से यहाँ पे रेट है इस टाइम पे। और जितना आप दूर जयपुर से जाते जाएंगे उतना ही कम रेट पड़ेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे कर लीजिए निवेश, निश्चित तौर पे आपको रिटर्न ज़रूर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अपने अगले दर्शक से करेंगे। हमारे साथ रुड़की से इस वक्त हमारे अगले कॉलर हैं सतीश जी फोन लाइन पर। सतीश जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। हरिन जी आप हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं, हमारी और अनिल जी की बात हो रही थी। नोएडा में जो सीलिंग अभी फिलहाल 6 हफ्ते के लिए रुकी है, लेकिन इस सीलिंग के चलते जैसा कि हमें अनिल जी ने बताया था कि प्लान सिटी के तौर पर शुरू हुई थी, प्लानिंग में गड़बड़ी नहीं है, लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो रेंट पे देना शुरू कर दिया या कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू कर दी। अब क्योंकि सीलिंग यहाँ पर जो है वो होना तय हो चुका है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए नोएडा में तो उस पर कितना अफेक्ट पड़ेगा? देखिए जैसे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने बड़ा एक स्टांस लिया था कि कुछ ऐसे रोड्स हैं जो कि मिक्स्ड लैंड यूज़ के अंदर आनी चाहिए, यानी कि आपका रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों यूज़ हो। उसके अंदर आपका चाहे बैंक्स हों, चाहे आपके गेस्ट हाउसेस हों,
चाहे आपके नर्सिंग होम्स हों। ये फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ के तौर पे नहीं आती हैं, ये पब्लिक कन्वीनियंसेस भी हम कह सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज कह सकते हैं इनको। तो उसके ऊपर एक रुख करना चाहिए, क्योंकि नोएडा भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं नोएडा के जो मेन सेक्टर 18 के पास लगते हैं, जहाँ पे कमर्शलाइजेशन काफ़ी विस्तार से हो चुका है। तो वहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड लेना पड़ेगा, और दिल्ली के मॉडल के ऊपर ही वहाँ पे अगर कुछ रोड्स को जो आर्टीरियल रोड्स हैं, और ख़ास तौर पे बैंक्स जहाँ पे और ये नर्सिंग होम्स वगैरह इतने तादाद में खुल चुके हैं, प्रैक्टिकल रह के थोड़ा सा उनके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज करके आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ताकि इतने लोग इनकन्वीनियंस भी ना हो और ओवरऑल एक गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छी खासी जो है उसके अंदर इनकम बन सकती है। चलिए इसी टॉपिक पर हम आगे भी बात करेंगे अनिल जी, आपसे भी जानेंगे। उससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से रवि फोन लाइन पर हैं। रवि जी, सवाल पूछें अपना। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जेपी के जो इतने सारे आए हुए हैं विश टाउन के प्रोजेक्ट्स, अभी जैसे गार्डन नाइल्स का ये चल रहा है, तो रहने के पर्पज से हाउ वुड बी दिस इन्वेस्टमेंट? जी प्रिय मित्र, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि जेपी का जो टोटल प्रोजेक्ट साइज है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और यदि आप में मिनिमम 3 से 5 साल की पेशेंस हो तभी आप इसमें एंटर कीजिएगा, क्योंकि इसको डेवलप होकर हैबिटेबल होने में कम से कम 3 से 5 साल का समय निश्चित रूप से लगने वाला है। 2 साल गुजर चुके हैं, 1 साल और है, डिलीवरी उनकी शुरू होने वाली है। रहने के हिसाब से दिस विल बी अ क्लास अपार्ट प्रॉपर्टी। जो फैसिलिटीज़ वो लेकर के आए हैं, मैं नहीं समझता पूरे एनसीआर के अंदर कोई डेवलपर इस तरीके की फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर रहा है। रहने के हिसाब से इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, पर अगर आपके पास पेशेंस हो 1 से 2 साल की तो। चलिए, तो थोड़ा सा रुकना होगा, लेकिन जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है रहने के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और बात अगले कॉलर से हम करते हैं। हमारे साथ अमित जी इस वक्त गुड़गांव से जुड़ गए हैं। अमित जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन द्वारका एक्सप्रेस पे था। ये द्वारका एक्सप्रेस कब तक बन जाएगा? और जो सुनने में आ रहा है लगातार कि वहाँ पे काफी लिटिगेशन है, डेंस एरिया से निकाला जा रही है रोड, और उसमें बनने में काफी टाइम लगेगा, 8 से 10 साल। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने किया हुआ है उसका फ्यूचर क्या रहेगा? वो बन पाएगी रोड, नहीं बन पाएगी, या वो एफएनजी एक्सप्रेसवे की तरह बाद में स्क्रैप हो जाएगी? जी देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे का जहाँ तक सवाल है, ये एक बहुत ही प्रीमियर प्रोजेक्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का, और साथ में NHAI का भी इसका। ये 18 किलोमीटर लंबी रोड है, जिसमें से तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया दिल्ली के अंदर आता है, और बाकी का 14 किलोमीटर जो है गुड़गांव में आता है। नॉर्थ इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे ये बनने जा रहा है, 150 मीटर चौड़ा, और द्वारका सेक्टर 21 को ये हल्दीराम तक जोड़ता है, NH8 तक। डेफिनेटली इसमें बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं सरकार ने पार भी की हैं। जो इंडस्ट्रियल लैंड थी जिसमें डिस्प्यूट थी, जो लोगों ने कॉम्पनसेशन एडिशनल डिमांड किया हुआ था, वो सारा इशू रिजॉल्व कर लिया गया है। जो दौलताबाद के आसपास का एरिया था और सेक्टर 37 के आसपास का जितना एरिया था, वो सारा का सारा रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन न्यू पालम विहार का जितना एरिया है, वहाँ पे सरकार ने ऑलरेडी ऑप्शन दे रखा है उन लोगों को जिनके मकान टूटने हैं उस सड़क की अलाइनमेंट को प्रॉपर रखने के लिए। वो तकरीबन 150 ऐसे मकान हैं जो कि वहाँ पे टूट रहे हैं न्यू पालम विहार में। मेन मसला सिर्फ उन्हीं का हब रह गया है, और सरकार ने 2 ऑप्शंस दे भी दिए, 2 विकल्प दिए हैं उनको कि या तो आप 200 गज का प्लॉट ले लीजिए सेक्टर 110A के अंदर, या अगर आप बसे बसाई जगह के अंदर पॉश एरिया में रहना चाहते हैं तो मेफील्ड गार्डन के अंदर 60 गज के प्लॉट भी उन्होंने एज अ ऑप्शन दिए हैं। कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं लिया, तो वो एक थोड़ा सा मसला अभी सिर्फ पेंडिंग रह गया है। बाकी सारे मसले रिजॉल्व हो चुके हैं, और इंडिया बुल्स को इसका टेंडर मिला हुआ है सड़क की कंस्ट्रक्शन का, और पिछले 1 वर्ष से उसकी सड़क की कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है। कई पैचेस में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। तो लेकिन अगर आप अनुमान लगाएं तो मेरे हिसाब से अभी 2 साल और लगेंगे। 2 साल और लगेगा उसको पूरा सड़क तैयार होकर खड़ी। जी, तो चलिए अमित जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया है आपको। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा प्रॉपर्टी बाजार जारी है। आप बने रहिए टोटल टीवी के साथ। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जहां आपको मिलता है प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब। साथ ही हम आपको बताते हैं कि कहां पर निवेश करना प्रॉपर्टी में आपको दे सकता है मैक्सिमम रिटर्न और कहां आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा। आगे बढ़ेंगे, आप सभी की कॉल्स हम लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट 3 मिनट में देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में अपनी ब्याज दरों को कम कर सकता है। दरअसल आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कटौती का संकेत दिया है। अगर आरबीआई लेंडिंग रेट में कटौती करता है तो ब्याज दरें कम करने में बैंकों को आसानी होगी। बैंकों को उम्मीद है कि ब्याज दरों के घटने से ग्राहक एक बार फिर लौटने लगेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर को भी बैंकों के इस रुख का फायदा मिलेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव ने रियल एस्टेट कंपनियों से बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिल्डर अपने ग्राहकों से मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। नियम के मुताबिक बिल्डरों को प्रोजेक्ट बनाने के 5 साल के बाद सड़क, नाली और सीवर जैसी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए सौंपना होता है। लेकिन गुड़गांव में बिल्डर सालों से अपने यहाँ रह रहे फ्लैट धारकों से मोटा पैसा वसूलते रहे हैं। गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब सभी प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। डीडीए के बजट में बढ़ोतरी की गई है। डीडीए इस बजट का इस्तेमाल नई बनने वाली कॉलोनियों में ज्यादा घर और कॉलोनियों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए करेगा। वित्त वर्ष 2012-2013 के बजट में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। बजट में बढ़ोतरी का इस्तेमाल डीडीए जमीन के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करेगा। 2012-13 के बजट असेसमेंट में डीडीए 7,888 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोजेक्ट बनाएगा। मेट्रो के फेज 3 के लिए पहली अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। मंगलवार को केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास ट्रेम स्पोर्ट क्लब के बगल में कंस्ट्रक्शन साइट पर 500 मीट्रिक टन वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन के जरिए जर्मनी से मंगाई गई टनल बोरिंग मशीन का कटर हेड जमीन की सतह से 17.05 मीटर नीचे उतारा गया और इसी के साथ टनल बनाने का काम शुरू हो गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से गुड़गांव के किसानों और जमीन मालिकों की मौज हो गई है। हाईकोर्ट ने किसानों और जमीन मालिकों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे 6000 से ज्यादा प्लॉट आवंटियों पर लाखों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है। इन प्लॉट आवंटियों को रिकवरी नोटिस जारी करने की प्लानिंग हुडा ने शुरू कर दी। हुडा ने सेक्टर विकसित करने को लेकर वजीराबाद, चक्करपुर, सिकंदरपुर, समसपुर आदि गाँव की जमीन का अधिग्रहण किया था। इस जमीन पर सेक्टर 27, 28, 42, 43, 51 और 52 को बसाया गया। नोएडा में सीलिंग के बाद अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल सेक्टरों में चल रहे कमर्शियल यूनिटों को बंद करने की योजना बना रहा है। ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों में शॉपिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी दुकानें खाली पड़ी हैं। वहीं रेजिडेंशियल एरिया में चल रही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भीड़ भाड़ रहती है। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा में सीलिंग की कार्रवाई सर्वे कराकर ये पता लगाने के बाद की जाएगी कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। चलिए तो प्रॉपर्टी बाजार में आगे बढ़ते हुए बात अपने अगले कॉलर से करते हैं। हमारे साथ संतोष जी गुड़गांव से जुड़ गए हैं। संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं संतोष नेगी बोल रहा हूँ गुड़गांव से। गुड मॉर्निंग मैडम, हम 3 कॉलीग हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं हम लोग। हमने अपनी काफी मेहनत की कमाई से एक फ्लैट बुक करवाया है अंसल एपीआई सेक्टर 91 गुड़गांव में जी। तो हम मैम उसकी वी हैव पेड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दैट। तो अब उसमें एप्रिसिएशन हम 500 रुपए तक का मेरे ख्याल हो चुका है। और अब हमारे पास उसकी 4थी इंस्टॉलमेंट के लिए हालांकि पैसे तो नहीं है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है तो अगर हम अब उसकी एक इंस्टॉलमेंट और भर दे तो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने के बाद उसमें हाइक जो है वो सब्सटेंशियल आएगा? जी चलिए बिल्कुल। देखिए ऐसा है संतोष जी, जो गुड़गांव का वो इलाका है सेक्टर 91, 92, 86, 90, ये अब अगला ग्रोथ सेंटर बनने वाला है गुड़गांव का, क्योंकि वही एक एरिया है जिसमें अभी भी 4000 रुपये स्क्वायर फुट से नीचे आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ गुड़गांव के किसी भी एरिया में 5000 से नीचे की कोई कीमत नहीं है आज की तारीख में। और वो जो एरिया है पूरा पटौडी रोड वाला भी और जो IMT मानेसर के बैक साइड का जितनी बेल्ट है सेक्टर 86, 90, 91, 92, वहाँ पे प्लॉटों के भी रेट अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अपार्टमेंट्स में बहुत तेज़ी आई है। जो आज से 2 या 2.5 वर्ष पहले सिर्फ 2200-2300 रुपये का रेट हुआ करता था, वो आज की डेट में 3300-3400 रुपये के दरमियान ऑलरेडी आ चुका है। आपने मेरे हिसाब से 2600 रुपये के अंदर बुकिंग कराई थी जब फर्न हिल वाले अपार्टमेंट्स अंसल एपीआई ने लॉन्च किए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 500 रुपये की वृद्धि हो चुकी है, लेकिन असली वृद्धि अभी कम से कम 3 या 4 महीने के अंदर अंदर और आएगी।
आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये रेट तकरीबन 3800 और 4000 के दरमियान पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी इस टाइम पे गुड़गांव में है और जो मध्यम वर्ग का जो एक बायर है, जो मिडिल क्लास बायर है, उसके लिए गुड़गांव, न्यू गुड़गांव के अंदर सिर्फ यही एरिया एक विकल्प रह गया है और यहाँ पे अब मैक्सिमम डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा अभी आप धीरज रखिए और अगर आपने लिक्विडेट करनी है अपने इस अपार्टमेंट को तो तकरीबन 6 महीने बाद करें, तब आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। बिल्कुल, और यही जो बात है, यही मुद्दा हम प्रॉपर्टी बाजार में कल भी उठाने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिक चुकी हैं, डेवलपमेंट हो चुका है। अब अपकमिंग प्रॉपर्टीज कहाँ पर है, कहाँ पे निवेश करना उनको बहुत फायदे का सौदा होगा, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे काफ़ी कॉलर्स आज भी आए हैं जो जानना चाहते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कल प्रॉपर्टी बाजार में हम आपको अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कॉलर से हम बात करते हैं। रोहित जी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली कैंट से हैं। रोहित जी, सवाल पूछिए आप अपना। हेलो 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 जी, रोहित जी सवाल पूछिए अपना आप। रोहित जी, आप से पहले तो दरख्वास्त है कि टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें और जल्दी से आप अपना सवाल पूछिए हमसे। हेलो। हाँ जी जी रोहित, मैंने एक मकान लिया है क्रॉसिंग रिपब्लिक में और ये मेरा जो बिल्डर है एसोटेक है जी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है और क्या ग्रोथ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, और मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अनिल जी, सबसे पहले तो जहाँ तक मेरी अपनी उम्मीद है कि शायद आप बहुत समय से उधर गए नहीं हैं, एसोटेक ने पोजीशन शुरू कर दिए हैं। आपको इस समय जाकर के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। ये इस समय ऑप्टिमम प्राइस पर है और इस पैसे को आप रिलीज करके इस प्रॉपर्टी को आप बेचकर ग्रेटर नोएडा में NH 58 पर री इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी पोजीशन में चली जाती है उसके बाद उसमें जो अप्रिसिएशन होते हैं वो 10 से 12% के ही होते हैं, अनटिल एंडलेस की कोई बहुत ही आशातीश कोई परिवर्तन ना आ जाए। तो अब आप ऑप्टिमम लेवल पे बैठे हैं, रिलीज कराइए अपने फंड्स को और री इन्वेस्ट कीजिए। चलिए बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस है इनका, उनको रहना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अमिताभ जी हमारे साथ हैं, रोहिणी दिल्ली से हमारे अगले दर्शक। अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आप। हेलो, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है और हमारे साथ और भी दर्शक चाहें तो जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि अनिल जी हम बात कर रहे थे, हरीन जी ने भी जैसे कहा कि पेनल्टी चार्जेस जो हैं वो लगाने चाहिए, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी सीलिंग होने के बाद रहने की जगह बहुत कम है नोएडा में, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, तो अब इसके बाद वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी यहाँ की प्रॉपर्टीज की? पहले मतलब एक्सटेंड करना चाहूँगा ढिलन साहब के स्टेटमेंट को। दिल्ली के मॉडल में और नोएडा के मॉडल में बहुत फ़र्क है। दिल्ली में प्रॉब्लम ये थी कि कमर्शियल स्पेस था ही नहीं। नोएडा में हर सेक्टर में एक कमर्शियल स्पेस का प्रोविज़न किया गया जो खाली पड़े सरप्राइजिंगली। तो इसलिए यहाँ पर यदि हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं तो शायद हम पूरी प्लानिंग को ही बिगाड़ के रख देंगे। मेरी सलाह तो ये होगी कि कमर्शियल स्पेसेस में मूव कराया जाए और अनटिल एंडलेस के बहुत असेंशियल ना हो, जैसे कि ATM है, जैसे दवाई की दुकान है, ये दो मैं ऐसी मोस्ट असेंशियल सर्विसेज मानता हूं जिसकी जरूरत आपको रात बिरात पड़ जाती है। इन दो सर्विसेज को आप एग्जम्पशन दें, इन पर आप कमर्शियल रेट चार्ज करके इनको भले ही आप मेंटेन करें, वहां पे एग्जिस्ट करने थे। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को मेरे हिसाब से कमर्शियल सेंटर्स में जाना चाहिए और कमर्शियल सेंटर्स अगेन वॉकिंग डिस्टेंस है आपके सेक्टर्स में, हर सेक्टर में कमर्शियल सेंटर है, तो इसलिए यहाँ एक डिफरेंट मॉडल ही चलेगा। डिफरेंट मॉडल यहाँ पर बनना चाहिए था। चलिए और भी बातें करेंगे इसी नोएडा सीलिंग से जुड़े हुए मुद्दे पर, लेकिन आगे बढ़ते हुए अपने पहले दर्शक ले लेते हैं हम। VP गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त हैं दिल्ली से। गुप्ता साहब सवाल पूछिए अपना। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अपने रहने के लिए सेक्टर 35 कुंडली में कुछ फ्लोर्स वगैरह देखने हैं जी, तो हम एडवाइस मांगना चाहते हैं कौन सा बिल्डर वहाँ ठीक रहेगा, कहाँ पर लिया जाए। कौन सा बिल्डर ठीक रहेगा? फ्लोर्स लेना चाहते हैं आप? फ्लोर्स लेना चाहते हैं। देखिए प्रिय मित्र, एक तो कुंडली में सिर्फ 2 ही डेवलपर हैं जो फ्लोर्स में फ्लोर प्रमोट कर रहे हैं, 3 है रादर, जिसमें से एक एल्डेको है जिनका ऑलरेडी सारा स्टॉक बिका हुआ है, TDI है उसका भी स्टॉक बिका हुआ है, जिंदल के पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखें और अप्रिसिएशन के हिसाब से देखें तो मैं आपको TDI सिटी की सलाह दूंगा। आप एक बार वहां जाकर के देखें, रीसेल में कुछ परचेज कर सकते हैं। अभी फेज़ 2 में कुछ जो रेट्स हैं वो मॉडरेट हैं, फेज़ 1 बहुत हाइप पर है,
या आपको टस्कन जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसमें शायद आपको कुछ अवेलेबिलिटी हो जाए। यदि आप फ्रेश बुकिंग चाहते हैं तो आप जिंदल में ट्राई कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो गुप्ता साहब आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप उनमें से किसी में भी बुकिंग करवा सकते हैं। और भी दर्शक हमारे साथ अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो कि लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। उसके अलावा अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपकी चल रही है, पोजेशन नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी बिल्डर आपको परेशान कर रहा है, उनके वो कोई परेशानी इस तरह की अगर आपके साथ चल रही है तो आप अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम वहां जाएगी और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। नंबर्स आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, साथ ही मेल भी आप हमें कर सकते हैं अगर चाहें तो। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम सीलिंग की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ नोएडा तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है। ग्रेटर नोएडा से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब नोएडा और इसके बाद जो एनसीआर की अगर हम बात करें, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, यहाँ पर भी अब सीलिंग का डंडा चलने वाला है, ज़्यादा देर नहीं है। नहीं, कुछ हद तक मैं कोहली साहब के साथ सहमत हूँ जो इन्होंने बात बोली है। ग्रेटर नोएडा जैसा इलाका जहाँ पे आज की डेट में जितने भी शॉपिंग मॉल हैं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सुनसान और वीरान पड़े हुए हैं, और उस एरिया के अंदर अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल लोकेलिटी से कर रहे हैं या मकानों के अंदर से कर रहे हैं तो वो तो आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट। और वो प्लानिंग को पूरी तरह से चौपट करके रख देता है। बट हाँ, वो ऐसे एरियाज़, वो एरियाज़ जो कि पुराने डेवलप हुए हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद के कुछ एरियाज़ या गुड़गांव के कुछ ऐसे एरियाज़ जिसके अंदर जिन एरियाज़ के बहुत नज़दीक कमर्शियल सेंटर्स नहीं हैं, बट वहाँ पे वो ज़रूरतें हैं बैंकों की भी, नर्सिंग होम्स की भी और गेस्ट हाउसेस की भी। या फिर नोएडा के भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं ये नहीं कहता पूरा नोएडा, मोस्ट ऑफ नोएडा इज़ वेरी वेरी वेल प्लान्ड, बट हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हों या कुछ ऐसी मेन रोड्स हों जहाँ पे इस बात की ज़रूरत हो कि बैंक्स या आपकी नर्सिंग होम्स या गेस्ट हाउसेस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डिमांड, तो ये सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई की होती हैं। तो उसमें अगर गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटिंग रोल प्ले कर दे जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो, इनकन्वीनियंस भी ना हो और प्लानिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट ना आए, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि देखिए जब भी आप एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट खोलते हैं उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज आते हैं, चाहे वो पार्किंग का इशू हो, चाहे वो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो डिमांड फॉर वाटर हो या कुछ भी हो उसके रिलेटेड। बट साथ के साथ आप एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करते हैं। दिल्ली के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि जितना भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसकी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई थी, तो उस बात से अभी आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बट येस, आई एग्री कि दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव 3 अलग अलग केसेस हैं, गाजियाबाद भी एक अलग केस है, तो हर केस एज पर द मेरिट्स ऑफ दैट लोकेलिटी। और डेफिनेटली ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया के अंदर तो रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी करने का कोई तुक ही नहीं है जब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सेस खंडर बन के खड़े हुए हैं वहाँ। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि जो सीलिंग होने के बाद, क्योंकि कई बार जब हम प्रॉपर्टी का रेट बताते हैं तो बोलते हैं उसके बगल में मॉल है या इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, दुकान पास है, बैंक पास है, अब जब नोएडा से वो हट जाएगा तो प्रॉपर्टी के रेट में कितना फर्क पड़ेगा, इस पर भी हम आपसे जानेंगे क्या असर पड़ेगा प्रॉपर्टी में। लेकिन उससे पहले हम कॉलर ले लेते हैं। संजीव जी कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, सवाल पूछें आप अपना। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक प्लॉट लिया था 133 गज का जयपुर शिखर हाईवे में, खाटू श्याम जी का, गणपति बिल्डर्स का जी, 2000 की रेट पे लिया था। जस्ट जानना चाहता हूँ कि अभी उस पर कितना एप्रिसिएशन हुआ है, वहाँ पे कुछ स्कोप है या मुझे वो बेच देना चाहिए। थैंक यू जी। देखिए उस एरिया के अंदर अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो आप खाटू श्याम जी रोड की आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आप वेट करें, या अगर आपने लिक्विडेट करके अजमेर रोड की तरफ या टोंक रोड की तरफ, जो कि ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान्ड है और जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, तेज़ी भी है और डिमांड भी है, वहाँ पे अगर आप निवेश कर दें तो इस टाइम पे ज़्यादा समझदारी होगी। और मेरी सलाह तो यही होगी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ये बेटर डिसीजन होगा रिटर्न के मामले में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं संजीव जी आपको जो सवाल का जवाब था वो मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त गुड़गांव से सुनील जी हैं। सुनील जी, सवाल पूछे आप अपना। सर, मेरे एक प्रॉपर्टी है बीपीटीपी सेक्टर 84 में जी, तो उसका पोजीशन मिलने वाला है अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एप्रिसिएशन हालांकि अभी मिल रहा है वहाँ पे, बट मैं
उसको स्विच करना चाहता हूँ गुड़गांव में, क्या ये सही टाइम है या फिर मुझे और 6 महीने तक वेट करना चाहिए? देखिए, जो सेक्टर 84 है आपका फरीदाबाद में, अभी वहाँ पे रेट तकरीबन 2200 रुपये से लेके 2400 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से चल रहा है। और बीपीटीपी का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जिसको वहाँ पे पोजीशन मिला है, जो कि है पार्क ग्रैंड्यूरा। पार्क ग्रैंड्यूरा का पोजीशन होते ही रेट जो है वो 3000 क्रॉस हो गया था। वो इसलिए हुआ था कि सप्लाई जो है एक्चुअल रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट की नहर पार्क के अंदर है ही नहीं। सिर्फ एक ही प्राणायाम अब हो गया है और ये बीपीटीपी का पार्क ग्रैंड्यूरा, उसको छोड़ के सारे जो है कंप्लीशन स्टेजेस पे हैं। वो जब सप्लाई आएगी तो अभी कुछ टाइम आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि हुडा जिस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पे डेवलप कर रहा है, निश्चित तौर पे फरीदाबाद दिल्ली के एकदम साउथ दिल्ली के एकदम साथ सटा हुआ है। यहाँ पे रेट्स काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड रहे हैं। गुड़गांव के अंदर तेज़ी बहुत आ चुकी है, आने वाले समय में और भी तेज़ी आएगी। बट अगर आप कंपेयर करें तो आई वुड फील आज की तारीख के हिसाब से अगले 1-1.5 वर्षों के लिए आपको फरीदाबाद में कंपैरेटिवली प्रो रेटा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा गुड़गांव से। तो आप निवेश अपना रखें वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ पे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए, तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। सतीश जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। सतीश जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। नमस्कार जी, नमस्कार। ये ग्रेटर नोएडा जो है BHS 09 जो स्कीम है ग्रेटर नोएडा की जी, उधर में क्या एप्रिसिएशन वगैरह कुछ होएगा क्या जी? लोकेशन एक बार दोबारा बताएं प्लीज। दूसरा सवाल था, वहाँ जो है ये मेट्रो कब तक आने का वो है प्रपोजल? ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा नेक्स्ट फेज में प्लान है। ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद दोनों को टच करना है मेट्रो ने। ये 2015 तक का प्लान है, तो 2015 तक आपको मेट्रो की सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। जहाँ तक अप्रिसिएशन का सवाल है, आज से 4 महीने पहले वहाँ पे रेट आपको 1600-1800 रुपये पर स्क्वायर फीट में फ्लैट मिल जाता था। आज वही रेट 2200-2250 रुपये का रेट है। किस जगह पर आप देखना चाह रहे हैं, किस डेवलपर के साथ देखना चाह रहे हैं, क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आप अपने लोकल रियल एस्टेट एजेंट से डिस्कस करके बेस्ट ऑप्शन चूज करें। उसके बाद एक बार दोबारा फाइनल करने से पहले एक बार दोबारा टोटल टीवी को फोन करें। अगर हम यहाँ हैं तो निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब सतीश जी मिला है। अनिल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अब सीलिंग के बाद जब कमर्शियल एक्टिविटीज हट चुकी हैं, हट जाएंगी नोएडा से, अभी तो 6 हफ्ते का ब्रेक लगा है, उसके बाद प्रॉपर्टी बढ़ेगी, रेंटल स्पेस तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या प्रॉपर्टी के दाम में गिरावट आएगी, बढ़ेगा? क्योंकि लोग अपनी कन्वीनियंस ज्यादा देखते हैं। देखिए, 2 चीजें बड़ी क्लियर समझ लीजिए कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी अगर कमर्शियली यूटिलाइज हो रही है तो ऑब्वियसली उसका रेंटल हायर होता है जी। जब वो रेजिडेंशियल में जाएगी तो ऑब्वियसली वो रेंटल थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा। लेकिन अगर आप देखें आम जनता की सुविधा को हम नज़र में रखें, आज उन्हें पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, आज उन्हें पार्किंग की प्रॉब्लम थी, आज उन्हें नॉइज पोल्यूशन था, आज वहाँ पे सफाई नहीं हो पाती थी, आज वहाँ पे दुनिया भर की मिसमैनेजमेंट हो जाता था। उन सबको देखते हुए यदि देखें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत छोटी प्राइस होगी। करेक्शन आएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेफिनेटली थोड़ी सी रिड्यूस करेगी, पर ओवरऑल कन्वीनियंस को देखते हुए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना जायज़ है। और नफा नुकसान हर चीज़ का होता ही है, वैसे ही प्रोज एंड कॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण हमारे साथ कैथल से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। वरुण जी सवाल पूछें आप अपना। मैडम, हमारा TDI सिटी कुंडली में 50 मीटर का प्लॉट है जी, उसका भविष्य जानना चाहते थे, यह रेट क्या होगा आजकल? कौन से ब्लॉक में है आपका प्लॉट? TDI सिटी कुंडली में जी। कौन से ब्लॉक में है आपका प्लॉट? G319 नंबर है जी प्लॉट का। जी ब्लॉक में है? G319 प्लॉट का नंबर ये है जी। ठीक है जी। देखिए, कब खरीदा था आपने? ये मैं अलॉट हुआ था जी कोई EWS स्कीम में जी। अच्छा, EWS स्कीम में। लेकिन EWS स्कीम में तो अब शायद जिस समय दिया गया था उस समय 1500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट से था। आज उसके सराउंडिंग में 15,000 से 18,000 रुपये गज का रेट है। आप एक बार जाकर के अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक कर लीजिए। EWS तो अपने आप में ही अप्रिशिएटिव होता है, क्योंकि जिस दिन अलॉट होता है उसी दिन अप्रिशिएट हो जाता है। पर फिर भी आप एक्चुअल सिचुएशन आपको लोकल कोई भी एजेंट बता देंगे। टेंटेटिव प्राइस 15,000 से 20,000 के बीच होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं। विनोद जी पानीपत से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विनोद जी सवाल पूछें अपना। हाँ मैम, ये जो सेक्टर 95 है गुड़गांव में जी, उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं। सेक्टर 95 के बारे में? सेक्टर 95 गुड़गांव, जैसे अभी भी हमारे एक कॉलर ने बात की थी इसके बारे में, ये वो बेल्ट है गुड़गांव की जहां अभी भी आपको 4,000 रुपये वर्ग फुट से नीचे का आपको अपार्टमेंट मिल जाता है।
बहुत ही करेक्ट टाइम है इस टाइम पे निवेश करने का, क्योंकि वहाँ पे रेट्स जो हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, चाहे वो रहेजा डेवलपर्स के नवोदया और संपदा हो, चाहे वो DLF का न्यू टाउन हाइट्स हो, चाहे वो सार का क्रेसेंट पार्क हो, चाहे वो अभी अपकमिंग 3C कंपनी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है वो हो, चाहे अंसल का आपका फर्न हिल हो, और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उस एरिया के अंदर लाइंड अप हैं। इन सब के रेट जो हैं 3200 रुपये वर्ग फुट से लेके 3500-3600 रुपये वर्ग फुट के बीच हैं। तो आप बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डर की रेपुटेशन और जो एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर काम किया गया है उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। ये जो इलाका है ये KMP एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। NH8 के भी नज़दीक है, NH8 यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और IMT मानेसर के भी पास है। तो ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से सलाह यही है कि आप देर ना लगाएं और अपने बजट के हिसाब से निवेश यहाँ पे कर दें। आपको निश्चित तौर पे अगले 1.5 से 2 वर्षों के अंदर जब तक यहाँ पे पोजेशंस देनी शुरू होंगे बिल्डर्स, आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। चलिए, तो विनोद जी, आपको यही सलाह है कि जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट कर लें जहां आप करना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से। राकेश जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं RK पुरम दिल्ली से। राकेश जी, सवाल पूछें अपना। जी नमस्कार। ये मैंने एक राजनगर एक्सटेंशन में KDP इथियोस में 2 फ्लैट बुक कराए हैं जी। तो उसके फ्यूचर के बारे में पूछना था। फ्यूचर जी, राजनगर एक्सटेंशन एक बहुत ही वेल प्लान डेवलपमेंट है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। पोजीशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, फैमिलीज वहाँ पे मूव कर गई हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सबसे बड़ी बात ये RRTS से कनेक्टेड होने जा रहा है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आनंद विहार से शुरू होकर मेरठ तक जाएगी। लिहाजा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन है, पर फिर आपसे कहा जाएगा रियल एस्टेट ओवरनाइट रिटर्न्स नहीं देता। प्लीज़ 1 साल से 1.5 साल का पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स मिलेंगे। चलिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखिए, आगे जो उसका वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ प्रॉपर्टी बाजार में आज हमने जितने भी कॉलर्स का आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल आप प्रॉपर्टी बाजार देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा होगा, अपकमिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल हम आपको प्रॉपर्टी बाजार में बताएंगे। तो आप देखना मत भूलिएगा प्रॉपर्टी बाजार कल सुबह 9:55 पर। नमस्कार। इस कार्यक्रम के